हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको बीपीसीएल कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इस समय स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो किस प्राइस पे आपको करना है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बीपीसीएल, जिसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखिए ये एंजेड है ऑफरिंग मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए एक तो ये एलपीजी प्रोवाइड करवाती है, एक हाई स्पीड डीजल प्रोवाइड करवाती है और एक ये पेट्रोल प्रोवाइड करवाती है। The business is engaged in the business of refining of crude oil and marketing of petroleum products। देखिए ये क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग भी करता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी ये करता है। तो देखिए जब भी क्रूड ऑयल के अंदर कुछ प्राइसेस में दिक्कत कम होती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, तो उस समय बीपीसीएल भी गिर रहा होता है। देखिए अभी मार्केट थोड़ा सा अब गिरने लगा है, तो अब मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो इसीलिए अब अपना कैश को रेडी रखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से अब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। अब इस कंपनी के डेटा पर नजर डालते हैं हम। इसका पी रेशियो देखिए आप, जो कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है 25.35, और यही अगर आप कंपनी के सेक्टर का पी देखोगे तो वो निकल कर आता है 23.15। मतलब सेक्टर के मुकाबले ये आपको थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है, लेकिन इसका जो कारोबार है वो भी सेक्टर के मुकाबले खासा ज़्यादा है, तो ये एक बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप इसके पीबी रेशियो को देखोगे तो वो सिर्फ 2 है, और यही अगर आप सेक्टर का पीबी देखोगे तो वो है 2.26। तो देखिए ये बुक वैल्यू के मुकाबले आपको सेक्टर के मुकाबले ये शेयर सस्ता मिल रहा है। और अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड भी इसका 4.18% है, और जबकि अगर आप सेक्टर का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो सिर्फ 1.23% ही है। देखिए इसका 4.18% तो अभी है, लेकिन अगर मार्केट और गिरता है और अगर बीपीसीएल में भी लगभग 2-3% की गिरावट होती है तो आपको ये डिविडेंड यील्ड आराम से 5% होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो बढ़िया है, पीबी रेशियो बढ़िया है, कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी एकदम बढ़िया है, तो डिविडेंड के बेसिस पे भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब आप इस पे नजर डालेंगे तो ये आपको थोड़ा बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। आप ये देखिए 2017 से लेके 2020 तक, मतलब 2017 से लेके 2019 तक कंपनी ने एकदम बढ़िया परफॉर्म किया है, और अगर कंपनी के मुनाफे की बात की जाए तो वो भी रीजनेबली ओके। लेकिन इस बार कंपनी का मुनाफा एकदम से कम हो गया है। हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, सॉरी वो गलती से हो गया। लेकिन इस बार भी गिरावट हुई है, लेकिन एक ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की आधी हो गई है। लेकिन देखिए ये जो अभी बीपीसीएल जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन अभी ये बात चल रही है कि इस कंपनी को वेदांता लेने वाला है, मतलब वेदांता खरीदने वाला है इस कंपनी को, और उसके अलावा और भी 1-2 कंपनीज हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कंपनी प्राइवेटाइज होती है तो उसके बाद कंपनी में एकदम बढ़िया खासा मुनाफा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब प्राइवेट सेक्टर के पास कंपनी आ जाती है तो उसके बाद है ना वो एकदम प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं उनको फंड की कोई दिक्कत होती नहीं है, उनको कभी भी लॉस भी हो रहा होता है तो गवर्नमेंट से उनको पैसा मिल जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी जब तक होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो एकदम बढ़िया रिटर्न देखने को मिलता है और कंपनी मुनाफा भी बढ़िया कमाती है। अब देखिए एक्सिस बैंक भी जब वो हुआ था, अपने प्राइवेटाइज हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स को एकदम बढ़िया रिटर्न दिए, और एक्सिस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी प्राइवेटाइज होने के बाद कंटिन्यूअसली बढ़ी है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 52.97%, और ये प्रमोटर्स और कोई नहीं बल्कि गवर्नमेंट ही है। और अगर इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो 13% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास भी है, और डीआईआई के पास इसके अंदर 6.80%, मतलब लगभग 6.5-7% की होल्डिंग डीआईआई के पास पड़ी हुई है।
और अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो उनके पास भी लगभग 12% की होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी इसमें लगभग 14.5% की होल्डिंग है। तो देखिए इसका होल्डिंग पैटर्न एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम स्टेबल लग रहा है, मतलब सबके पास लगभग बराबर होल्डिंग पड़ी हुई है। तो इसका होल्डिंग पैटर्न एकदम बढ़िया नजर आ रहा है। अब अगर आप इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे, जो कि प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न की, देखिए प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, मतलब लगभग सिर्फ 0.30% की गिरावट यहां पर आपको कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 1 साल से 3 महीने की बात की जाए तो देखिए इसमें से भी सितंबर से दिसंबर में गिरावट है, फिर उसके बाद से कंटेंट ही रहा है। तो देखिए कंपनी का जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी एकदम बढ़िया है। और मेन बात ये है कि अभी ये होल्डिंग पैटर्न जो अभी गवर्नमेंट इसका प्रमोटर है वो बाद में चाहे वेदांता होने वाला है, ये एक बढ़िया बात है कंपनी के नजरिए से। अब इसकी टॉप लाइन पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये देखिए आप 2,37,569 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। कंपनी का रेवेन्यू यानी कि कंपनी की जो टोटल इनकम, इसको आप टॉप लाइन भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद आप ये देखिए सीधा लगभग 63,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया और उसके बाद यहाँ पे फिर से 14,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू गिर गया है। देखिए ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर आप कंपनी के मुनाफे की बात करेंगे तो देखिए कंपनी के मुनाफे में बड़ी दिक्कतें हैं। देखिए 8,500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने 2018 में कमाया था, फिर उसके बाद कंपनी का मुनाफा गिर गया, लगभग 1,000 करोड़ के लगभग कंपनी का जो मुनाफा था वो गिर गया। ऑल्दो जो कंपनी की इनकम है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली और इसका कारण यही है कंपनी के एक्सपेंसेस देखिए आप 63,000 करोड़ का कंपनी के एक्सपेंसेस में ग्रोथ देखने को मिला है और जबकि सेम ग्रोथ इनकम में भी देखने को मिला है। तो उसी के चलते यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। और अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी एक 700 करोड़ का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो उसी के चलते कंपनी का मुनाफा एकदम कम आया है। और अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 2020 में तो और ही कम हो गया। ये देखिए आप 2,265, तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि कंपनी 7,500 करोड़ का मुनाफा कमा रही थी और अब कंपनी सीधा 2,200 करोड़ के लगभग के मुनाफे पे आ गई है। तो ये कंपनी के नज़रिए से बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये जब तक गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन अब ये जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया आपको यहाँ पर कंपनी का मुनाफा दिखेगा और यहाँ पे आपको कंपनी की इनकम भी बढ़िया दिखेगी। लेकिन अगर आप इसके अर्निंग पर शेयर पे नजर डालेंगे तो देखिए अर्निंग पर शेयर भी नेट प्रॉफिट से ही निकलता है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 18 में गिरा, मतलब 18 में तो ठीक ठाक था, फिर 18 से 19 में गिरा, तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। फिर 19 से 20 में भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरा, तो आपको वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 39 से सीधा 15 रुपीज़ कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो गया है। तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप 18 में कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो 195 कंपनी की बुक वैल्यू थी, फिर उसके बाद 207 हो गई, मतलब 12 रुपये कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई। लेकिन फिर से ये यहाँ पर बुक वैल्यू कंपनी की गिर गई है। और देखिए जब कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है तो उसकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है एज कम्पेयर टू उसके एसेट से, तो इसीलिए कंपनी की बुक वैल्यू में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और रही बात कंपनी के डिविडेंड की, तो कंपनी का डिविडेंड भी हर साल गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरेगा तो कंपनी कम ही डिविडेंड दे पाएगी। आप ये देखिए 2018 में 21 रुपये का डिविडेंड, फिर उसके बाद 19 रुपये का, मतलब 2 रुपये का डिविडेंड गिर गया, फिर यहाँ से फिर से 2.5 रुपये का कंपनी का डिविडेंड गिर गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कंपनी के नज़रिए से। पिछले 3 साल से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे नज़र डालेंगे तो इसमें भी हर साल आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 18 से 19 2%, यहाँ से भी आपको 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी कितनी दिक्कतों से गुजर रही है और ये आपको ये भी बता रहा है कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए 18 में 5.96% का कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज था, फिर वहां से कंपनी का ये लगभग 1.5%,
ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज गिर गया, फिर यहाँ से फिर से लगभग 2% गिर गया। तो हर साल कंपनी के मार्जिन रेशियो जो है उसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और एट दी एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इतने बढ़िया नजर नहीं आ रहे हैं, और अभी तो ये 0.79% हो गया है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये का पेट्रोल बेच रही है तो उसके ऊपर सिर्फ 0.79 रुपीज़ का एट दी एंड कंपनी के पास मुनाफा आ रहा है। तो ये एक मार्जिन परसेंटेज बहुत बेकार बोलूँगा, और मेन बात ये है कि मार्जिन परसेंटेज में हर साल गिरावट देखने को मिल रही है, और इसका कारण यही है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं रख रही है। देखिए, कंपनी के एक्सपेंसेस और कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसी के चलते आपको ये हर रेशियोज में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें इतनी दिक्कतें वाली बात नहीं है, उसमें हर साल कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एट दी एंड कंपनी के धंधे पे इतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेमेंट के चलते कंपनी के लिए दिक्कतें बन रही हैं। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज को अगर आप देखोगे तो देखिए, जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% होता है उनको मैं बढ़िया बोलता हूँ। देखिए 18-19 तक ये एकदम फेयरली था, एकदम बढ़िया था, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता था। लेकिन यहाँ पे 12% की गिरावट कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी में देखने को मिली है। तो ये साफ साफ कंपनी के लिए दिक्कतें बता रहा है। देखिए, जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो निकलता किसके ऊपर है? वो नेट प्रॉफिट के ऊपर निकलता है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर रहा है, इसका रीजन क्या है? कंपनी के एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट पेमेंट खासे ज्यादा हो गए हैं, उसी के चलते आपको ये दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए, आरओसी भी बहुत ही पुअर नजर आ रहा है। हर साल कंपनी के आरओसी में भी कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए, आप 18 से 16, 16 से 6%। तो ये 2020 वाला जो 2019 से 2020 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो कंपनी के लिए बड़ी दिक्कतों वाला था। इसीलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को पता पड़ गया, इसीलिए वो इसको प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहते हैं। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज को देखोगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट भी, नेट प्रॉफिट भी निकलता है, तो पिछले 2 साल से वो भी गिर रहा है। तो 18 से 19 में इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, और 19 से 20 में भी इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेज हैं और जो कंपनी का जो एट दी एंड इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, और वो कंपनी के लिए दिक्कत है, क्योंकि कंपनी रेवेन्यू तो कमा लेती है लेकिन वहां पर खर्चा होने के कारण एट दी एंड मुनाफा कंपनी कम कमा पा रही है। अब आप ये देखिए, कंपनी के करंट रेशियो में भी दिक्कतें बनी हुई हैं, और मेन बात ये है कि पिछले 3 सालों से कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है। ये बता रहा है कि जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं, मतलब जो कंपनी का कैश ये सब होता है, वो 1 से कम है। मतलब समझिए, जैसे जो कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो उसकी करंट लाइबिलिटीज से कम है, तो इसीलिए ये कंपनी के लिए दिक्कतें बना रहा है, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सके। वो वाली लाइबिलिटीज जो कंपनी को 1 साल के अंदर पे करनी होती है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, वो आते हैं करंट लाइबिलिटीज के अंदर। और ये रही बात क्विक रेशियो की, तो कंपनी का क्विक रेशियो एकदम पुअर है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो एकदम बेकार है, और कंपनी के लिए कैश इनफ्लो की बड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। अब आप इस पे नजर डालिए, वैसे डेट कंपनी का ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर साल कंपनी का डेट ज़्यादा हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आप देखिए, पिछले 3 साल से 1 से कम है, और यहाँ पर पिछले 3 साल से कंपनी के डेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये देखिए 1.01 से लेके 1.11, फिर यहाँ से सीधा 0.58 कंपनी का डेट बढ़ गया है। तो ये कंपनी के लिए दिक्कतें बता रहा है, और इसी के चलते जो कंपनी का एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम आ रहा है, क्योंकि कंपनी को इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। उसके बाद कंपनी के पास जेब में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जिसमें ज़्यादा डेट होता है उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और इसमें कंटिन्यूसली डेट बढ़ता जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक रेड सिग्नल नज़र आ रहा है।
और रही बात कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 11.87 से देखिए आप 7.78 हो गया है, और फिर यहाँ से फिर से 2.35 हो गया है। तो ये क्या बता रहा है कि जो कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की कंपनी की क्षमता है, मतलब जितना मुनाफा कंपनी कमा रही है उसका सिर्फ 2.35, मतलब जितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है उसका 2.35 टाइम्स ही कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो ये कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है, क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की क्षमता भी हर साल गिरती जा रही है, और अगर कंपनी और डेट ले लेती है और उसके रेवेन्यू में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है तो कंपनी घाटे में भी आ सकती है। तो इसीलिए बी कॉशियस। अब आप ये देखिए बीपीसीएल का शेयर जिसका आज रेट चल रहा है 367.35, और आज इसमें लगभग 26.5 रुपये की गिरावट देखने को मिला है, और लगभग अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो आज इस शेयर में आपको 6.5-7% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 551 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो मतलब ये ऑल टाइम हाई से आपको लगभग 180 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो 35% डिस्काउंट पे ये आपको शेयर इसके ऑल टाइम हाई से मिल रहा है। तो देखिए जो कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है और जो कंपनी की जो अर्निंग्स है, तो शेयर ने पहले से उसको फैक्टर इन कर दिया। मतलब जो कंपनी की जो अर्निंग्स है उससे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पहले से फैक्टर इन हो गया। तो मेरे ख्याल से जो इसमें गिरावट होनी चाहिए थी उसके अर्निंग के बेसिस पे वो हो गई है। और मेन बात ये है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। अगर प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज़ जिस दिन कंफर्म होती है तो आपको इस शेयर में आराम से 10% के रिटर्न देखने को मिलेंगे, और मेरे ख्याल से जिस दिन ये न्यूज़ कंफर्म होगी उस दिन इस शेयर में अपर सर्किट लगना तय है। तो मेरे ख्याल से बीपीसीएल अगर जिस दिन प्राइवेट सेक्टर के पास आता है उस दिन इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिस भी शेयर के अंदर मतलब जिस गवर्नमेंट कंपनी को जब है ना प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है तो उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। इसका रीज़न यही है क्योंकि जब अगर प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगी तो वो एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनका मेन जो फोकस होगा वो किस पे रहेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। और यहाँ पर जब ये गवर्नमेंट कंपनीज होती है तो इनका मेन फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नहीं होता है, सिर्फ सर्विस को प्रोवाइड करवाना होता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर ये वेदांता वाली न्यूज़ जिस दिन कंफर्म होती है और एकदम से ये कंफर्म हो जाता है तो ये शेयर आपको एकदम बढ़िया रिटर्न देगा, और मेरे ख्याल से वेदांता इसको एक अच्छे से संभालेगी और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगी, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको आराम से 100% रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी 100% बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी के रेवेन्यूज में भी ग्रोथ होगा और धीरे धीरे कंपनी के डेट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें प्राइवेटाइजेशन के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके हिसाब से ये बढ़िया कंपनी है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज़ अगर बाई चांस अगर कैंसिल हो जाती है तो मेरे ख्याल से इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। और देखिए अभी मार्केट की गिरावट अभी चालू हुई है और बीपीसीएल भी मेरे ख्याल से निफ्टी 50 के अंदर आता है। तो देखिए अगर निफ्टी यहाँ से 12,500 तक आता है तो मेरे ख्याल से ये शेयर भी आपको आराम से 330 रुपये तक आराम से आपको ये शेयर मिल जाएगा। देखिए आज ही इसमें लगभग 26.5% की गिरावट हुई है, और अगर निफ्टी 300-400 पॉइंट और गिरता है तो आपको आराम से ये शेयर 330 रुपये में मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीपीसीएल 330 पे इसका फर्स्ट बाय बनता है, और उसके बाद अगर मार्केट और गिरता है तो आप इसको और डिप में ले सकते हो। कंपनी एकदम बढ़िया है। मेन बात यह कि इसका पेट्रोल का काम है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, और अभी कंटिन्यूसली पेट्रोल की रेट बढ़ भी रही है, डीजल की रेट बढ़ भी रही है, तो उससे सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी कंपनी को हो रहा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बीपीसीएल कंपनी का एनालिसिस एकदम बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको एनालिसिस एकदम बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ आपको एनालिसिस बढ़िया लगा है। और अगर आपको किसी और कंपनी का एनालिसिस भी चाहिए हो तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।